नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रघुवंशम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी और एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11 आज हम देख रहे हैं, जो कि है नए साम्राज्य और राज्य। इस चैप्टर में हम निम्नलिखित बिंदुओं पे बात करेंगे। पहला बिंदु रहेगा हमारा कि क्या बताती है प्रशस्तियां, यानी प्रशस्तियां क्या होती है और उसमें जानकारी किस प्रकार की होती है। फिर हम चंद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही गुप्त वंश की वंशावली पर चर्चा करेंगे और हर्षवर्धन तथा हर्षचरित बिंदु पर भी चर्चा करेंगे कि हर्षचरित में किस प्रकार से हर्षवर्धन की जानकारी प्राप्त होती है और हर्षचरित किसने लिखा। साथ ही हम पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियों पर भी चर्चा करेंगे और इन राज्यों का प्रशासन किस प्रकार चलता था, इस बिंदु पर भी हम देखेंगे। साथ ही अंत में हम 3 बिंदु देखेंगे, एक नए प्रकार की सेना, दक्षिण के राज्यों में सभाएँ और उस ज़माने में आम लोग किस प्रकार निवास करते थे। ये सारे बिंदु रहने वाले हैं। चलिए पहले बिंदु पे चर्चा करते हैं कि क्या बताती है प्रशस्तियाँ। अर्थात सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रशस्ति होता क्या है। दोस्तों, प्रशस्ति शब्द संस्कृत का शब्द है, जिसका हिंदी में यदि हम अनुवाद करें तो इसका अर्थ होता है प्रशंसा। ठीक है? चलिए इसे हम लिख लेते हैं। प्रशस्ति, प्रशस्ति क्या है? प्रशंसा। ये प्रशंसा किसकी होती थी? तो राजा की। यानी कि राजा के लिए राजा की प्रशंसा में जो शब्द लिखे जाते, जो काव्य लिखा जाता और जिसको अभिलेखित किया जाता, वह कहलाती थी प्रशस्ति। ठीक है? तो आगे हम सीधा ही प्रशस्ति, जैसा कि एनसीईआरटी में है कि प्रशस्ति के बारे में चर्चा सीधी समुद्रगुप्त की प्रशस्ति से ही होती है। तो हम सबसे पहले समुद्रगुप्त की प्रशस्ति को देखेंगे। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। ठीक है? देखो, समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है वह स्वतंत्र रूप से उपलब्ध, मतलब स्वतंत्र रूप से अलग जगह पर नहीं खुदवाई गई है। तो क्या किया गया? अशोक का जो अभिलेख है, स्तंभ लेख, प्रयाग वाला या अपने इलाहाबाद वाला, उसी स्तंभ लेख पर समुद्रगुप्त के जो प्रशस्ति है वह उत्कीर्णित की गई है। तो इस प्रशस्ति को प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस प्रशस्ति के रचनाकार जो थे, महादंड नायक थे, संधि विग्राहक भी थे, मंत्री थे एक तरह से समुद्रगुप्त के, हरिशेन, उनके द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई थी। साथ ही इसका उत्कीर्णन, यानी उस स्तंभ लेख पर इसको खोदा गया था, वह कार्य किया था तिल भट्ट के द्वारा। ठीक है? आइए लिख लेते हैं हम ये बिंदु। क्या कहा जाता है इसे? प्रयाग प्रशस्ति। कहाँ से प्राप्त होती है? तो प्राप्ति स्थल है अपने इलाहाबाद। इलाहाबाद कहाँ स्थित है? यूपी। इसका नाम चेंज करके अभी अपने प्रयागराज कर दिया गया है, लेकिन एग्जामिनर का भरोसा नहीं, कहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछे, इसलिए सावधानी जरूरी है। चलिए साथ ही हम देखें तो इसके रचनाकार, इस रचनाकार को आप लेखक भी लिख सकते हो स्लैश करके। रचनाकार या लेखक कौन है? हरिशेन। लिखा कैसे है? ये तो काव्य रूप में लिखित है ना, काव्य रूप में लिखित। अगला बिंदु पे बात करें तो इसके जो उत्कीर्ण करता है, उत्कीर्ण करता, वह है तिलभट्ट। जानकारी किसके बारे में है? तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है, तो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी दे रही है या फिर गुप्त वंश के बारे में जानकारी दे रही है। चलिए आगे हम समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में जानकारी किस किस प्रकार की है महत्वपूर्ण रूप से, उसको हम देखेंगे। दोस्तों, इसमें एक तो वंशावली का वर्णन मिलता है कि समुद्रगुप्त से पहले गुप्त वंश में कौन कौन से शासक हुए, किसने गुप्त वंश की स्थापना की, इस बारे में विवरण हमें वंशावली वाले सेक्शन में मिल जाता है। साथ ही जो महत्वपूर्ण जानकारी है दूसरी, वह है दिग्विजय नीति की। दिग्विजय नीति किसकी? दिग्विजय नीति समुद्रगुप्त के द्वारा जो दिग्विजय की नीति अपनाई गई थी, वह, एक सेकंड इसको, दिग्विजय नीति। ठीक है? इन दो विषयों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां हमें प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होती है। तो दोस्तों, हमने इसके अंदर जो ये सारी जानकारियां हैं, यह 33 पंक्तियों में उत्कीर्ण है। कितनी पंक्तियां हैं ये? 33 पंक्तियां। चलिए अभी हमने बात की कि यह अशोक के स्तंभ लेख पर उत्कीर्णित है। किस प्रकार से है? आइए देखते हैं। मान लीजिए कि यह अशोक का स्तंभ लेख है। ठीक है? ये क्या हो गया? अशोक का स्तंभ। यहाँ पे भी अपन मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे ये किस पे उत्कीर्णित है? अशोक
स्तंभ पर। ठीक है, चलिए। अब दोस्तों यहाँ पे अशोक ने जो अपना अभिलेख खुदवाया था, स्तंभ लेख, वो यहाँ पे खुदवा दिया, मान लिए। ये किसका अभिलेख है? अशोक का। उसके बाद में अशोक की एक रानी थी, नाम था उसका कारुआकी। रानी कारुआकी का लेख हो गया। इस रानी ने भी अपने जो है अभिलेख इसी स्तंभ लेख के ऊपर खुदवाया था। उसके बाद में तीसरा अभिलेख दोस्तों आता है यहाँ पे समुद्रगुप्त का। और यह जो अभिलेख है, इसी को हम किस नाम से जानते हैं? प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, चलिए। इसके बाद में दोस्तों बीरबल, जिसके बारे में आपने अकबर को यदि पढ़ा है तो आपने जरूर सुना होगा, अकबर का दरबारी था और अकबर के नवरत्नों में से एक था। उसका लेख भी, बीरबल का जो माघ मेला अभिलेख है, वह प्रयाग प्रशस्ति के नीचे ही छपा हुआ है ना। बीरबल का माघ मेला लेख। ठीक है, और अंत में यहाँ पे यदि हम बात करें तो जहांगीर का अभिलेख भी हमें यहाँ से प्राप्त होता है। इसका जहांगीर। तो यहाँ पे मुख्य रूप से 5 लोगों के अभिलेख आप देख सकते हैं। अशोक का, रानी कारुवाकी का अभिलेख, उसके बाद में समुद्रगुप्त, तत्पश्चात बीरबल और अंत में जहांगीर का। साथ ही दोस्तों यहाँ पे प्रशस्ति में किस प्रकार से प्रशंसा की गई होती है राजा की, उसका एक उदाहरण आपके सामने है। यह प्रशस्ति के अंदर लिखी हुई बातों का हिंदी अनुवाद है, पूरी प्रशस्ति का नहीं है, उस प्रशस्ति की कुछ बातों का उल्लेख है ना। आइए इसे पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है समुद्रगुप्त के बारे में कि जिनका शरीर युद्ध के मैदानों में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। यानी समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है कि उसने इतने सारे युद्ध लड़े हैं कि उसके शरीर पर बहुत सारे घावों के निशान हैं और इन घावों की वजह से यह वीर पुरुष सुंदर दिखाई देता है। ऐसा विवरण किसके बारे में मिलता है? समुद्रगुप्त के बारे में। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त की दिग्विजय नीति को इंगित करते हुए कुछ ये जो मैप है, इस मैप के बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम मैप को देख लेते हैं, उसके बाद में इन 4 बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपकी नजर जा रही होगी ग्रीन कलर का ये जो बेल्ट है, इस पे। दोस्तों यह ग्रीन जो क्षेत्र है, यह है था आर्यावर्त। इस आर्यावर्त पर समुद्रगुप्त ने प्रथम अभियान किया था। एनसीईआरटी में हालांकि एक ही बार में लिखा हुआ है कि 9 शासकों को पराजित करके आर्यावर्त पर कब्जा किया, लेकिन जो एक्चुअल में जो पूरा विवरण है उसमें आता है कि समुद्रगुप्त ने पहले आर्यावर्त के 3 शासकों को पराजित किया, फिर दक्षिण का अभियान किया और फिर दक्षिण से वापस आके आर्यावर्त के 9 शासकों को पराजित किया और इस आर्यावर्त वाले क्षेत्र को अपने अधीन लाया। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी नजर गई होगी यहाँ पे आर्यावर्त पे, और आर्यावर्त वाले क्षेत्र के बाद में दूसरा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा होगा ये बैंगनी कलर में, जो कि है आंतरिक राज्य। ठीक है, सबसे पहले हमने आर्यावर्त को देखा, फिर आंतरिक राज्य। आंतरिक राज्यों की पूरी परिभाषा इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। इस आंतरिक राज्य में नेपाल आ रहा, भूटान, बांग्लादेश, असम और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब आदि सिंध वाला क्षेत्र है। ये सारा का सारा आंतरिक क्षेत्र के अंतर्गत आता था। इस पर भी समुद्रगुप्त ने अपना नियंत्रण स्थापित किया था। साथ ही बाहरी राज्य थे, ये बाहरी राज्य भी समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। इनसे समुद्रगुप्त ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। ये मैप पूरी तरीके से सही नहीं है, कुछ-कुछ चीजें इसमें आप डाउट के रूप में ले सकते हो, क्योंकि समुद्रगुप्त का जो गुप्त साम्राज्य था, वह इससे थोड़ा-सा विस्तृत था। उत्तर की ओर उसका विस्तार थोड़ा ज़्यादा था जितना इसमें दिखा रखा उससे। तो यहाँ पे ये जो आपको रेड डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये क्षेत्र भी तो समुद्रगुप्त ने अपने अधीन ला लिए थे। हालाँकि इसने विजित करने के बाद पुनः इनको शासन करने की अनुमति दे दी थी, लेकिन अधीनता तो स्वीकार करवा ही ली थी। तो चलिए इन बिंदुओं को देखते हैं हम। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है, जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाया। दोस्तों यहाँ पर जो आर्यावर्त का प्रथम अभियान था, उसमें कितने शासकों को पराजित किया था? 3। और दूसरा जो आर्यावर्त का अभियान था, उसमें इसने 9 शासकों को पराजित किया था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये 9 शासक याद रखने, क्योंकि एनसीईआरटी में जो दे रखा है, उसके एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा हो जाती है बाकी फैक्ट से। चलिए अगला बिंदु हम देखते हैं कि इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। ये लाल बिंदु जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यह दक्षिणावर्त के
या दक्षिणापथ के 9 शासक, ये 12 शासकों को दर्शाते हैं। इन सब शासकों ने हार जाने के बाद समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने इन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी। साथियों, होता क्या था कि जो उत्तर में शासन कर रहा राजा होता था, उसके लिए दक्षिण में नियंत्रण रख पाना मुश्किल होता था। इसने अभियान कर लिया, लेकिन इसे पता था कि जब मैं वापस लौटूंगा तो ये अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देंगे, और बार-बार इतना खर्चा उठा के सेना को दक्षिण तक ले जाना उत्तरी भारत में अशांति को बढ़ावा दे देगा। तो इस हेतु इसने इन्हें आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया और पुनः मित्रता स्थापित करके अपने अधीनस्थ राज्य के रूप में स्थापित कर लिया। दोस्तों, तीसरा बिंदु है, पड़ोसी देशों देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे, उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। यानी ये जो बैंगनी कलर वाला क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, यह भी अधीनस्थ शासकों के रूप में शासन कर रहे थे। चौथा नाम आता है दोस्तों बाह्य इलाकों का। बाह्य इलाके अर्थात ये जो आपको लाइट ब्लू कलर का क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये श्रीलंका सहित जो क्षेत्र है, ये बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है, संभवतः ये कुषाण तथा शक वंश के थे। एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिलती, तो हम संभावना के आधार पर कहते हैं कि इन क्षेत्रों में चूंकि शकों और कुषाणों का शासन था, तो यह माना जाता है कि इन शकों और कुषाणों को पराजित करके अपनी अधीनता स्वीकार करवाई थी। अधीनता स्वीकार करने के साथ-साथ इनसे वैवाहिक संबंध की नीति भी अपनाई थी। यानी इनकी पुत्रियों से विवाह किया था समुद्रगुप्त ने। चलिए, आगे बात करते हैं हम वंशावली के बारे में। जो गुप्त वंशावली का वर्णन हमने देखा था कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से हमें प्राप्त होता है। इस वंशावली के अंतर्गत हम देखेंगे दोस्तों कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? उसमें वर्णन आता है कि श्रीगुप्त नाम का बंदा गुप्त वंश का संस्थापक था, जिसका काल 275 ईस्वी से माना जाता है, और उपाधि मिलती है श्रीगुप्त की महाराज। दोस्तों, पहले जो महाराज की उपाधि होती थी, वह महाराज स्वतंत्र शासक नहीं कहलाता था। इसका अर्थ था कि वह किसी न किसी अपने जो अपने से जो केंद्रीय सत्ता है कोई, उसके अधीनस्थ सामंत के रूप में कार्य कर रहा होता है, तब उसे महाराज की उपाधि प्राप्त होती है। स्वतंत्र सत्ता को दर्शाने वाली उपाधि क्या होती थी? तो वह थी महाराजाधिराज। ठीक है? इन दोनों का वर्णन हम लिख ही लेते हैं यहाँ पे। एक उपाधि आती है महाराज और एक आती है महाराजाधिराज। ये महाराजाधिराज की उपाधि है, यह स्वतंत्रता का द्योतक है। यानी कि ये जो शासक है, जो महाराजाधिराज की उपाधि धारण कर रहा है, वह अपने आप में स्वतंत्र है। साथ ही जो महाराज की उपाधि धारण कर रहा है, वह कैसा है? सामंत। तो जो श्रीगुप्त है, उसकी उपाधि क्या मिलती है? महाराज। तो माना जाता है कि यह सामंत रहा होगा। सामंत किसका? इसके बारे में स्पष्ट विवरण कहीं से भी प्राप्त नहीं होता। तो ऐसा माना जाता है कि शक या कुषाणों का सामंत रहा होगा। अलग-अलग मत है इतिहासकार इस मामले में, एक मत नहीं है। तो आइए इस वंशावली पे हम चर्चा करते हैं श्रीगुप्त से, और पहुंचेंगे श्रीगुप्त से अपन समुद्रगुप्त की ओर। ठीक है? चलिए, वंशावली में सबसे पहले नाम आता है श्रीगुप्त का। श्रीगुप्त शासनकाल इसका माना जाता है 275 ईस्वी के आसपास का, और इन्हें क्या माना जाता है? गुप्त वंश का संस्थापक। तो दोस्तों, जो उपाधि है इनकी, वह मिलती है महाराज। उपाधि भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उपाधि दर्शाती थी कि स्वतंत्र सत्ता थी या फिर सामंतीय सत्ता थी। श्रीगुप्त के बाद दोस्तों, श्रीगुप्त का पुत्र घटोत्कच शासक बना। घटोत्कच घटोत्कच की उपाधि भी हमें मिलती है महाराज। यानी कि ये भी सामंत रूप में शासन कर रहा था। आगे दोस्तों कहानी चेंज होती है, और घटोत्कच के बाद में शासक बनते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए, चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि क्या थी? तो वह थी महाराजाधिराज। अर्थात यह किसका द्योतक है? स्वतंत्रता का। इसीलिए मैंने कॉर्नर में पहले ही लिखवा दिया था कि महाराजाधिराज। महाराजाधिराज का अर्थ होता है जो महाराज है,
उसका भी जो अधिराज है वह महाराजाधिराज यानी स्वतंत्र सत्ता। ठीक है? तो प्रयाग प्रशस्ति में चंद्रगुप्त प्रथम के लिए महाराजाधिराज शब्द का उपयोग किया गया है। अब चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, उन्हें भी हम लिख लेते हैं। एक तो दोस्तों चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक इम्पोर्टेंट है, जो कि हुआ था 319 ईस्वी में। तो ये 319 ईस्वी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि राज्याभिषेक और राज्याभिषेक के साथ-साथ गुप्त संवत की जो शुरुआत थी वह 319 से मानी जाती है। राज्याभिषेक और गुप्त संवत की शुरुआत, ठीक है? चलिए, ये अर्थात जो ईस्वी है उसके 319वें वर्ष में इस चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था और इसी राज्याभिषेक से गुप्त वंश जो गुप्त कैलेंडर है उसकी शुरुआत मानी जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी जो चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित है वह है इसकी पत्नी से संबंधित जो कि लिच्छवी राजकुमारी था। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह। दोस्तों इस चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था और इसी कुमार देवी और चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था समुद्रगुप्त। ठीक है? इसी चंद्रगुप्त का प्रथम यहाँ पे इसका भी साथ में ले लीजिए आप। इनका पुत्र कौन था? समुद्रगुप्त। ठीक है? और इसी समुद्रगुप्त के बारे में हम पढ़ रहे हैं। समुद्रगुप्त का काल यदि आप देखना चाहें तो 850 से 800 800 नहीं सॉरी 350 से 375 इसको लिख सकते हैं आप। एक सेकंड। 350 से 375 ईस्वी तक समुद्रगुप्त का शासन रहा था। बाकी दोस्तों इसमें इतनी ही जानकारियां दी गई है, ज्यादा एनसीईआरटी में इस पे विस्तृत चर्चा नहीं है। जो एक्स्ट्रा चर्चा के लिए श्रीगुप्त वगैरह थे, इनके लिए भी मैं अलग से लेके आया था आपके लिए कि थोड़ी बहुत चर्चा कर ली गई है उसमें हम एनसीईआरटी की सीमाओं से बाहर जाकर भी तथ्य देख लेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा बाहर जाने का अर्थ है कि चैप्टर को अत्यधिक लंबा करना। चलिए, हर्षवर्धन तथा हर्षचरित पे बात करते हैं। बाकी जो विस्तृत चर्चा है वो हम जैसे गुप्त साम्राज्य को पढ़ेंगे अलग से जब हिस्ट्री की क्लासेस में, उसमें हम इन सबको देखेंगे। अभी एनसीईआरटी के हिसाब से देखते हैं सारी चीजें। नहीं तो क्या है कि जैसे चालुक्य वगैरह का भी वर्णन है इसमें, पल्लव चालुक्यों का, हर्षवर्धन का यानी वर्धन वंश, पुष्यभूति वंश का वर्णन हो गया, गुप्तों का वर्णन हो गया। अब 1 घंटे से भी कम की क्लास में इन सब के बारे में चर्चा कर पाना असंभव सी बात है। विस्तृत चर्चा नहीं की जा सकती, तो हम सामान्य चर्चा कर रहे हैं और एनसीईआरटी में जो फैक्ट्स की कमी लग रही है, उनको भी मैं यहाँ पे पूरा कर रहा हूँ। चलिए, हर्षवर्धन तथा हर्षचरित पे चर्चा करते हैं। अब इसमें हम 2 बिंदुओं पे देखेंगे। पहला हर्षवर्धन के बारे में और दूसरा हर्षचरित। तो दोस्तों हम सबसे पहले हर्षचरित पे ही चर्चा कर लेते हैं। हर्षचरित एक ग्रंथ है जिसमें हर्षवर्धन से संबंधित जानकारी दी गई है। ये हर्षवर्धन की जीवनी मान लीजिए आप। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। इस बाणभट्ट के द्वारा रचित ग्रंथ है हर्षचरित। आइए हम लिख लेते हैं ये बात। लिखा किसने है ये? तो बाणभट्ट। कौन था ये? तो दरबारी कवि। किस प्रकार से लिखा गया है ये? दोस्तों सामान्यतः आपने देखा कि जो प्रशस्ति वगैरह होती है वो पद्य शैली में होती है। यह गद्य शैली के अंतर्गत है। ठीक है? तो इसमें हम लिखेंगे गद्य शैली काव्य रूप। गद्य शैली में काव्य रूप में लिखना बड़ा मुश्किल कार्य माना जाता है, इसीलिए ये जो हर्षचरित है ये अपने आप में संस्कृत का प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। और संस्कृत जैसा कि अभी आपने बात की थी, संस्कृत इसकी भाषा थी। ठीक है? चलिए आगे हम देखें, यदि एक अंतिम बात इस पे लिख लेते हैं हम हर्षचरित पे। हर्षचरित के अंदर दोस्तों 8 चैप्टर है। जैसे हम किसी बुक को देखते हैं उसके अंदर अलग अलग चैप्टर होते हैं, जैसे एनसीईआरटी में हम 11वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हर्षचरित के अंतर्गत कितने चैप्टर है? 8 चैप्टर है। 8 उच्छ्वास। इसमें चैप्टर्स को क्या कहा गया है? उच्छ्वास नाम से जाना गया है। ब्रैकेट में यदि आप लिखना चाहें तो चैप्टर्स लिख सकते हैं ताकि याद रहे कि ये उच्छ्वास क्या चीज थी। आइए आगे हम बात करेंगे हर्षवर्धन के बारे में। दोस्तों हर्षवर्धन के बारे में बात करते टाइम अपने को बहुत सारे कैरेक्टर्स का एनालाइज करना पड़ेगा। बहुत सारे कैरेक्टर्स के नाम अभी आपके सामने आने वाले हैं।
तो कंफ्यूज नहीं होना है। सारे के सारे कैरेक्टर्स के नाम मैं आपको एक बार लिखवा के फिर उनका पूरा का पूरा डिटेल में आपको समझा दूंगा, ताकि आपको पूरा चार्ट समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हर्षवर्धन के, सबसे पहले हम शासन काल आदि की जानकारी सामान्य से लिख लेते हैं, उसके बाद में हम बाकी चर्चा भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए, 606 ईस्वी में हर्षवर्धन का राज्याभिषेक हुआ था, और 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो यह इसका शासन काल रहा। आगे हम बात करें दोस्तों, तो यह किस वंश का था? तो यह वर्धन वंश का था, या फिर इसे पुष्यभूति पुष्यभूति वंश भी माना जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके संस्थापक पुष्यभूति थे और वर्धन वंश के नाम से इन्हें जाना जाता था। बाकी जो जानकारी है दोस्तों, इसके शासनकाल में हेनसांग आया था। वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। इसके जस्ट बाद में इत्सिंग भी आया था, लेकिन इत्सिंग की चर्चा हम यहाँ पे ज्यादा लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इत्सिंग हर्षवर्धन के शासनकाल के 20-25 साल बाद में आया था, 1947 के बाद में। वो आया था शायद 672 के आसपास में, ठीक है। चलिए, अब हम इसके परिवार से संबंधित एक चार्ट बना के फिर चीजों को समझेंगे। आइए, इसको भी मैं ब्लॉक में बंद कर देता हूँ। चलिए, अब हर्षवर्धन के पिता थे दोस्तों प्रभाकर वर्धन। क्या नाम था? प्रभाकर वर्धन। और माता थी यशोमती। माता का नाम क्या था? यशोमती। इस प्रभाकर वर्धन और यशोमती की संतानें कौन कौन सी थी? तो 3 संतानें थी जिनका नाम प्रमुख है। सबसे पहला नाम आता है राज्यवर्धन का। पहला नाम किसका आता है? राज्यवर्धन का, जो कि हर्षवर्धन के बड़े भाई थे। दूसरा नाम आता है दोस्तों हर्षवर्धन स्वयं का। और तीसरा नाम है राज्यश्री का। राज्यवर्धन कौन थे? राज्यवर्धन भी आप लिखना चाहें तो इसमें द्वितीय लिख देना, क्योंकि राज्यवर्धन सेकंड थे। चलिए, अब राज्यवर्धन जो कि बड़े भाई थे, इनकी रुचि शासन कार्यों में नहीं थी। ये बनना तो सन्यासी चाहते थे, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी, उन परिस्थितियों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, कि राज्यवर्धन को शासक बनना पड़ा। साथ ही और परिस्थितियां घटित हुई और राज्यवर्धन की हत्या कर दी गई। किसके द्वारा कर दी गई? अभी हम सारे कैरेक्टर्स लिख के फिर डिस्कस करेंगे, ताकि चीजें समझना आसान हो। और साथ ही उसके बाद में हर्षवर्धन को शासक बनना पड़ा, और फिर राज्यश्री का इसमें क्या रोल था, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, पहले हम राज्यश्री के विवाह के बारे में लिख लेते हैं। ये जो राज्यश्री थी, हर्षवर्धन की बहन, इसका विवाह हुआ था दोस्तों कन्नौज के गृहवर्मा से। किससे हुआ था? कन्नौज के गृहवर्मा से विवाह हुआ था। और ये हर्षवर्धन खुद कहाँ का था? तो ये थानेसर का था, ठीक है। इनकी राजधानी थी थानेसर, या फिर इसको थानेश्वर नाम से भी आप जानते हैं। चलो, कन्नौज के गृहवर्मा से शादी हुई थी, किसकी? राज्यश्री की। अब ये जो गृहवर्मा है, इनका गृहवर्मा के पास ही क्षेत्र पड़ता है मालवा का, कन्नौज के पास है मालवा। अब मालवा के शासक थे उस वक्त देवगुप्त। इसको हम अलग पेन से लिख लेते हैं, देवगुप्त। अब गृहवर्मा और देवगुप्त के बीच में विवाद हुआ था, ये हम बाद में लिखते हैं, चलो ठीक है, देवगुप्त। और अंत में एक और कैरेक्टर आएगा, उसको हम लास्ट में लिख लेंगे। अब पूरी कहानी को समझ लेते हैं अपन। दोस्तों, ये जो राज्यवर्धन है, ये शासक नहीं बनना चाहते थे, लेकिन इधर प्रभाकर वर्धन बीमार चल रहे थे। प्रभाकर वर्धन की डेथ हुई, और इधर दूसरी तरफ राज्यश्री के जो पति थे कन्नौज के गृहवर्मा, इनकी हत्या मालवा के देवगुप्त द्वारा कर दी गई। देव मालवा के देवगुप्त द्वारा इसकी हत्या कर दी गई, कन्नौज के गृहवर्मा की हत्या, ठीक है। अब जब गृहवर्मा की हत्या हुई और इधर प्रभाकर वर्धन की डेथ हो चुकी थी, तो राज्यवर्धन को मजबूरी में शासक बनना पड़ा। उसने शासक बन के पहली प्रतिज्ञा यही की कि मैं इस देवगुप्त को मार डालूंगा, या फिर वही मतलब देवगुप्त की हत्या का इसने प्रण लिया। राज्यवर्धन यहाँ से अटैक करता है, और राज्यवर्धन ने किसकी हत्या कर दी? मालवराज
देवगुप्त की हत्या। और इस देवगुप्त ने किसकी हत्या की थी? गृहवर्मा की हत्या। तो बदला ले लिया गया किसके द्वारा? राज्यवर्धन द्वारा। लेकिन दोस्तों इस देवगुप्त का एक मित्र था, देवगुप्त ने यानी इस मालवा ने और बंगाल ने एक संगठन बनाया था। तो बंगाल का शासक था उस वक्त शशांक गौड़। उस शशांक गौड़ ने राज्यवर्धन को विजित होने के बाद अपने साथ भोज पे बुलाया। बोला कि यार चलो अब पार्टी वार्टी करते हैं, जीत तो गए आप, आ जाइए। जब वो उसकी पार्टी में गया, राज्यवर्धन की हत्या कर दी गई। किसके द्वारा? शशांक गौड़ के द्वारा। चलिए ये बात भी हम लिख लेते हैं। बस ये अंतिम कैरेक्टर है ना, इसके बाद ज्यादा आपको चिंता नहीं करनी है। राज्यवर्धन की हत्या किसने कर दी थी? शशांक गौड़ द्वारा हत्या। और इसने हत्या करके ये जो कन्नौज है, कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। किसने? शशांक गौड़ ने। था कहाँ का ये? बंगाल का शासक था। अब अंत में बचा कौन? हर्षवर्धन और राज्यश्री। राज्यश्री ने दोस्तों गृहवर्मा के पीछे सती होने का प्रण लिया। उसने देखा कि कन्नौज पर शशांक गौड़ का अधिकार हो चुका है, तो वो अपने आप को हताश समझ रही थी और इसने कहा मैं सती हो जाती हूँ देवगुप्त के पीछे। तो ये राज्यश्री सती होने के लिए जा रही थी। इधर शशांक गौड़ के द्वारा राज्यवर्धन की हत्या कर दी गई थी। हर्षवर्धन को ये सारी जानकारी राजदूत कुंतल के द्वारा बताई गई। चलिए इसे भी हम लिख लेते हैं। हर्षवर्धन को राजदूत कुंतल द्वारा राज्यवर्धन की हत्या का संदेश। एग्जाम में आता है ये राजदूत कुंतल का, तो आप थोड़ा अच्छे से इसको लिख लीजिएगा अपनी राइटिंग में। चलिए आगे हम बात करें। तो हर्षवर्धन ने शासक बनने के बाद इस पृथ्वी को घोड़ों से मुक्त करने का प्रण लिया और इसने अभियान किया। किसके खिलाफ? शशांक गौड़ के खिलाफ। साथ ही राज्यश्री को सती से होने से बचाने का भी प्रयास किया और अंततः बचा भी लिया। शशांक गौड़ को भी पराजित किया और कन्नौज पर अधिकार किया। कन्नौज पर अधिकार का विवरण कुछ इस प्रकार आता है कि हर्षवर्धन ने कन्नौज को जीता और उस पर शासन न करने की फैसला लिया कि भाई ये मेरी बहन का क्षेत्र है, मैं यहाँ पे शासन नहीं करूंगा। लेकिन कन्नौज के सरदारों ने जब ज्यादा रिक्वेस्ट की हर्षवर्धन से, तो हर्षवर्धन यहाँ का शासक बन गया। कहाँ का? कन्नौज का। चलिए, लेकिन शशांक गौड़ को पराजित तो कर दिया, कन्नौज से भगा दिया, लेकिन शशांक का जो राज्य है वह बंगाल में चलता रहा शासन। फिर उसने 619 में एक और अभियान किया शशांक गौड़ के खिलाफ और उस अभियान में शशांक गौड़ को पराजित किया और उसका राज्य छीन लिया। हालांकि शशांक गौड़ उसके बाद भी जीवित रहा और लेकिन राज्य पर अधिकार किसका हो गया था? हर्षवर्धन का। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा बहुत लिख के अंत में इसकी एक दिग्विजय नीति के बारे में भी हम एक लाइन में लिख लेते हैं। बहुत ज्यादा बड़ी नीति नहीं थी। दिग्विजय नीति के तहत इसने इसने यानी कि हर्षवर्धन ने मगध, बंगाल, कश्मीर, नेपाल, सिंध जैसे क्षेत्र जीते। ठीक है, लेकिन एक बात जो हर्षवर्धन जहां पे हारा वो है अपने चालुक्य नरेश, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन का दक्षिण अभियान असफल किया। ठीक है, ये थी हर्षवर्धन की जानकारी। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, तो थोड़ा अच्छे से आपको दिमाग में जैसे स्टोरी सेट हुई है ना उसी हिसाब से लिखनी है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। हर्षचरित बाणभट्ट की रचना है। बाणभट्ट दरबारी कवि थे किसके? हर्षवर्धन के। साथ ही इनका ये जो ग्रंथ है ये गद्य शैली में है, काव्य रूप में है, संस्कृत इनकी भाषा है और 8 चैप्टर में यह ग्रंथ लिखा गया है। हर्षवर्धन की राजधानी थी थानेश्वर और इनका शासन अवधि था 606 से 647 ईस्वी तक। साथ ही इनका वंश था वर्धन अथवा पुष्यभूति वंश।
हेनसांग जो चीनी यात्री थे, यह हर्षवर्धन के काल में आए थे। और हर्षवर्धन के पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन और माता थी यशोमती। राज्यवर्धन हर्षवर्धन के बड़े भाई थे और साथ ही हर्षवर्धन की जो बहन थी उनका नाम था राज्यश्री। राज्यश्री का विवाह हुआ था कन्नौज की गृहवर्मा के साथ। और प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के साथ ही राज्यवर्धन शासक बना। और इधर जो है कन्नौज के गृहवर्मा की हत्या किसके द्वारा कर दी गई? देवगुप्त के द्वारा। प्रभाकर वर्धन को सॉरी राज्यवर्धन द्वितीय को जब यह बात पता चली तो राज्यवर्धन ने यह शपथ खाई कि मैं इस देवगुप्त की हत्या कर दूंगा। इस प्रण के साथ राज्यवर्धन ने अटैक किया और मालवराज देवगुप्त की हत्या कर दी। इस हत्या के बाद में शशांक गौड़ द्वारा धोखे से राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या कर दी जाती है। और यह जानकारी जो राजदूत कुंतल था वह हर्षवर्धन को आकर प्रदान करता है। जब कुंतल के द्वारा हर्षवर्धन को राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या की सूचना मिलती है, तब वह दो तरफ प्रयास करता है। एक तो वह शासन सत्ता संभालता है, दूसरी तरफ वह प्रण लेता है कि मैं शशांक गौड़ को या फिर गौड़ वंश को ही समाप्त कर दूंगा। और साथ ही दूसरी चुनौती उसके सामने थी कि शशांक गौड़ ने कन्नौज पर अधिकार कर रखा था और राज्यश्री जो कि सती होने के लिए जंगल की तरफ जा रही थी। इसने सारी परिस्थितियों से डील किया, कन्नौज से शशांक गौड़ को भगाया और अंत में शशांक गौड़ को बंगाल से भी भागने पे मजबूर किया और उसकी शासन सत्ता छीन ली। अंत में कुछ दिग्विजय अभियान की बात थी, जिसमें उसने मगध, बंगाल, कश्मीर, नेपाल और सिंध जैसे क्षेत्र जीते। और चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था जब हर्षवर्धन दक्षिण की ओर अभियान कर रहा था। आइए अगला बिंदु हमारा रहेगा पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। अगला बिंदु है हमारा पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। इसमें हम बात करेंगे, देखो प्रशस्ति रहेगी पुलकेशिन द्वितीय की और पल्लवों के हम राजधानी और इनके नगरों से संबंधित बात करेंगे और चालुक्यों के बारे में भी कुछ ऊपरी ऊपरी जानकारी जो एनसीईआरटी में दे रखी है उस पे हम चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले बात हम शुरू करते हैं पल्लवों से। सबसे पहले हम बात करते हैं पल्लवों से। अब पल्लवों की राजधानी की बात करें दोस्तों तो वह थी कांचीपुरम। और इनका जो राज्य था वह कावेरी डेल्टा में स्थित था। ये सारा हम मैप से भी समझते हैं एक बार। चलिए मैप पे ही चल लेते हैं पहले, फिर हम लिखेंगे तो आपको समझ में आसानी से आएगा। देखो दोस्तों यहाँ पे आप मैप में आंध्र प्रदेश वाला जो पूर्वी तट है वहां पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पल्लव क्षेत्र, है ना। यह पल्लव क्षेत्र दोस्तों यहाँ पर स्थित था, जो कि कावेरी डेल्टा, ये कावेरी नदी है, इस कावेरी नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित था। और इनकी राजधानी थी कांचीपुरम, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कांचीपुरम। साथ ही हम अगला बिंदु जो चालुक्यों की चर्चा करेंगे, चालुक्यों का शासन था यहाँ कर्नाटक वाले क्षेत्र में, जो कि भारत की जो तटीय सीमा उसका पश्चिमी क्षेत्र पड़ता है, यानी पश्चिमी तट पर अरब सागर से लगती हुई सीमा पर स्थित था। इनकी राजधानी थी, चालुक्यों की राजधानी थी दोस्तों एहोल। और साथ ही यह कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में स्थित था। ठीक है, आइए ये जानकारी हम लिखते हैं। पल्लव, पल्लव के बारे में अभी हमने देखा था, इनकी राजधानी कौन सी थी? राजधानी कांचीपुरम। और इनका राज्य क्षेत्र कहाँ स्थित था? राज्य क्षेत्र था इनका कावेरी डेल्टा में। डेल्टा दोस्तों क्या होता है कि कोई नदी जहां पर अपना मतलब नदी जब समुद्र में मिलती है उससे पहले उसकी जो गति है वो काफी मध्यम हो जाती है। और वह अपने साथ लाए हुए जो निक्षेप होते हैं, जो मिट्टी होती है, वह वहां पे छोड़ती है। उस मिट्टी, वह काफी उपजाऊ मिट्टी होती है जिसे डेल्टा कहा जाता है। नदी का डेल्टा काफी उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। यह इन पल्लवों और चालुक्यों की समृद्धि का कारण भी था, क्योंकि इन नदी डेल्टा में स्थित होने के कारण बहुत उपजाऊ क्षेत्र थे। और पहले चूंकि जो वित्त की व्यवस्था होती थी, पैसे की व्यवस्था होती थी, वह सारा भूमि कर से ही आता था अमूमन अधिकांशतः। चलिए पल्लवों की राजधानी की हमने बात कर ली और पल्लवों का राज्य क्षेत्र कहाँ स्थित था, तो वह कावेरी डेल्टा में स्थित था। आगे हम बात करेंगे दोस्तों चालुक्यों के बारे में। आइए हम लिखते हैं चालुक्य। चालुक्यों की राजधानी थी, अभी हम देख के आए थे जस्ट, कौन सी राजधानी है? एहोल।
और इनका राज्य क्षेत्र कहाँ पे स्थित था? तो दोस्तों वह था कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी डेल्टा क्षेत्र में। ये नदी डेल्टा क्या होता है ये भी हमने समझ लिया था। चलिए आगे हम सीधी बात शुरू करते हैं पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। पुलकेशिन द्वितीय, इस पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी का स्रोत क्या है सबसे बड़ा? वह है एहोल प्रशस्ति। तो मुख्यतः हमारी चर्चा किससे संबंधित रहेगी? एहोल प्रशस्ति से संबंधित। तो आइए हम शुरू करते हैं एहोल प्रशस्ति के संबंध में जानकारी। सबसे पहले हम बात करें तो यह प्रशस्ति हमें कहाँ से प्राप्त होती है दोस्तों? तो यह कर्नाटक में एक मंदिर है, मेगुती मंदिर, वहां से हमें यह प्रशस्ति प्राप्त होती है। कर्नाटक का मेगुती मंदिर, इस मेगुती मेगुती मंदिर की दीवार पर यह एहोल प्रशस्ति उत्कीर्णित है। चलिए और क्या क्या बिंदु है इस प्रशस्ति से संबंधित? तो सबसे पहले कि इसकी भाषा क्या थी? तो संस्कृत का है, कन्नड़ मत कर देना क्योंकि वो कन्नड़ क्षेत्र आता है, इसलिए आप गलती ना कर बैठे। सबसे पहले संस्कृत भाषा, इसकी लिपि जो है वह कन्नड़ लिपि थी, ठीक है, कन्नड़ लिपि, और यह पद्य शैली में है। जबकि हमने बाण भट्ट की जो रचना थी हर्षचरित, वह किस में थी? गद्य शैली में थी, काव्य रूप में थी, ठीक है। ये हमने भाषा पे बात कर ली और फिर हम बात करते हैं कि इस एहोल प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे? तो वह था रवि कीर्ति। रवि कीर्ति के द्वारा रचित क्या है? एहोल प्रशस्ति, ठीक है। इस एहोल प्रशस्ति में हमें जानकारी क्या क्या चीज की मिलती है दोस्तों? तो सबसे पहले तो इसमें एक जानकारी मिलती है महत्वपूर्ण, कि इसने हर्षवर्धन का दक्षिणी अभियान असफल किया। और दूसरा जो इसका युद्ध से संबंधित वर्णन है दोस्तों, वह है पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन को पराजित किया। उस दौर में दोस्तों पल्लव और चालुक्यों के बीच में संघर्ष चल रहा था, उसी संघर्ष में इस महेंद्र वर्मन को किसने पराजित किया? पुलकेशिन द्वितीय ने, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम बस इतनी ही जानकारी है इससे संबंधित। हमने पल्लवों के बारे में देख लिया, चालुक्यों के बारे में देख लिया, पुलकेशिन का देख लिया, और ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे इन राज्यों का प्रशासन किस प्रकार से चला करता था, यानी इनके प्रशासनिक बिंदु क्या थे? प्रशासन चलाने के लिए अर्थ संग्रह किया करते थे। तो अर्थ का पहले आपने देखा होगा कि जो आर्थिक स्रोत थे, सबसे बड़े आर्थिक स्रोत क्या हुआ करते थे उस दौर में? भूमि कर का संग्रह। तो यहाँ पे भूमि कर का संग्रह होता था, कहाँ से होता था? तो गांवों से होता था। तो प्रशासन की सबसे जो मूल इकाई थी वह क्या थी? ग्राम। देखिए इस बिंदु को हम लिख लेते हैं। भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण, साथ ही प्रशासन की प्राथमिक इकाई क्या थे? गांव। एक और बिंदु हम लिखेंगे कि राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व सैन्य दृष्टि से शक्तिशाली वर्गों का
समर्थन हासिल करने का प्रयास किया। तो ये प्रयास किस प्रकार से किया? तो ये हम देखेंगे इस इन बिंदुओं के साथ। ये जो 3 बिंदु दे रखे हैं, इसमें बताया गया है उदाहरण के तौर पे, किस प्रकार से राजाओं ने शक्तिशाली वर्ग का समर्थन हासिल करने की कोशिश की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवांशिक बना दिए गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे, जैसे कि कवि हरिशेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी थे। यहाँ सबसे पहले उदाहरण ही हरिकेश हरिशेन का दे दिया गया है। हरिशेन जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी थे, समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है उसके रचनाकार भी थे। तो हरिशेन के पिता भी महादंड नायक थे, यानी कि चीफ जस्टिस थे, और इसी के बाद में हरिशेन को भी उन्हीं की तरह पद दे दिया गया। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे हरिशेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमार अमात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्राहक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का मंत्री भी था। दोस्तों यहाँ पे हरिशेन से संबंधित जानकारी है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही है। साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण शब्द आए आपके सामने। कभी कभी एनसीईआरटी के बारे में कहा जाता है ना कि एनसीईआरटी को बिटवीन द लाइंस पढ़िए। ये बिटवीन द लाइंस कैसे है, इसको समझिए। आप सेकंड पॉइंट को समझेंगे तो इसमें से बहुत सारे फैक्ट्स आपके सामने आने वाले हैं। देखो, पहला, एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य कर सकता था। ये आपके कथन के रूप में कभी क्वेश्चन आता है तो इसको इस प्रकार से सही करना है। साथ ही यहाँ पर महादंड नायक शब्द मिला है। महादंड नायक का अर्थ क्या था यहाँ पे? मुख्य न्यायाधिकारी। तो क्वेश्चन आता है कि महादंड नायक मतलब सुमेलित कीजिए माता कि महादंड नायक सामने लिखा होगा कि भाई रक्षा मंत्री या ऐसा कुछ। तो वो सुमेलित है कि नहीं है, उसको कहाँ सुमेलित करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। दूसरा आया कुमार अमात्य। कुमार अमात्य किसे कहते थे? महत्वपूर्ण मंत्री को। साथ ही एक और शब्द आया जो कि इंपॉर्टेंट है, संधि विग्राहक, अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का मंत्री। इसके बारे में वर्णन है, ये हरिशेन के बारे में। इस वंश के बारे में वर्णन है, तो ये गुप्त वंश के बारे में वर्णन है। चलिए अगले बिंदु पे हम बात करते हैं। संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर, शहर का व्यापारी और सार्थवाह यानी कि व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार, तथा कायस्थों यानी कि लिपिकों के प्रधान। यहाँ पे भी मुख्य बातें आ गई है। नगर श्रेष्ठी किसे कहते थे? मुख्य बैंकर को। या फिर यह शहर का मुख्य व्यापारी था, उसे क्या कहते थे? नगर श्रेष्ठी। साथ ही एक और शब्द आया सार्थवा। सार्थवा का अर्थ होता है व्यापारी काफिलों का प्रमुख, और प्रथम कुलिक का अर्थ होता है मुख्य शिल्पकार, और कायस्थ कहा जाता था लिपिकों को। दोस्तों ये सारी चीजें यदि आप लिखना चाहो तो अपनी नोटबुक में अलग से बना के लिख सकते हो। जो जो चीजें बोली गई, नगर श्रेष्ठी, उसके आगे लिख सकते हैं मुख्य बैंकर या शहर का मुख्य व्यापारी, सार्थवा व्यापारिक काफिलों का नेता, प्रथम कुलिक यानी कि मुख्य शिल्पकार, कायस्थ यानी कि लिपिक। ठीक है, चलिए इसमें जैसे कुछ लोग जो महत्वपूर्ण होते थे, शक्तिशाली हो जाते थे, वो अपनी स्वतंत्र सत्ता का भी गठन कर लेते थे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अगले बिंदु पे हम चलते हैं, एक नए प्रकार की सेना। पेन में गड़बड़ आई है, एक सेकंड। हाँ, चलिए, एक नए प्रकार की सेना। दोस्तों इस दौर में सेना का एक नया स्वरूप सामने आया। ये नया स्वरूप क्या था? पहले राजा अपनी केंद्रीय सेना का निर्माण किया करता था। अब क्या हुआ? सामंती सेना पर निर्भरता बढ़ने लगी। तो सामंती सेना एक नया स्वरूप था, यानी सामंती राज की शुरुआत उस दौर में हमें देखने को मिली। चलिए लिख लेते हैं, सामंती व्यवस्था की शुरुआत। इस व्यवस्था में क्या होता था दोस्तों? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना से याद रख लेना, सामंती व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? तो ये गुप्त काल के आसपास की बात है। चलिए इसमें होता क्या था कि छोटे राजा बड़े राजा या फिर अपना जो मालिक होता था, जो केंद्रीय नेतृत्व करता था, बड़े राज्य को सैन्य सहायता उपलब्ध करवाते थे। बदले में क्या होता था? इन्हें भूमि अनुदान मिलता था।
साथ ही एक बात, जैसे भूमि अनुदान मिला है, भूमि अगर बड़ी मिल गई है और उसमें उपजाऊपन है और संसाधन इकट्ठे कर लिए गए, इधर केंद्रीय नेतृत्व कमजोर हो रहा है, तो यही सामंत विद्रोह करके अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लेते थे। इसमें हम लिखेंगे कि केंद्रीय नेतृत्व कमजोर होता तो क्या होता, सामंत स्वतंत्र। ठीक है, यहाँ पे यदि केंद्रीय नेतृत्व कमजोर होगा तो सामंत अपने आप में स्वतंत्र हो जाएंगे। चलिए, दक्षिणी राज्यों में कुछ सभाओं की चर्चा की गई है दोस्तों, और ये सभाओं की चर्चा हमें पल्लवों के अभिलेखों से प्राप्त होती है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इसको कि पल्लवों के अभिलेखों से जानकारी। ये जानकारी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं हम इस जानकारी को। सबसे पहले दोस्तों लिखा हुआ है कि जो गैर ब्राह्मण, या फिर पहले हम ब्राह्मणों की बात ही कर लेते हैं। चलिए, ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन क्या कहलाता था, सभा। याद रखिएगा इस चीज को, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन आ चुके हैं। आगे जो मैं आपको 3 बिंदु लिखाने वाला हूँ वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्टली आपको याद करने हैं। ठीक है, संगठन क्या कहलाता था, ये सभा कहलाता था। ये सभाएं क्या करती थी, ये अपनी उप समितियों का गठन करती थी, उप समितियां गठित करती थी। और इन उप समितियों के जरिए ये क्या काम करते थे, सिंचाई, सड़क, मंदिर का रख रखाव आदि कार्य कौन करती थी, सभाएं। किसके जरिए करती थी, अपनी उप समितियों के जरिए। चलिए, अगले बिंदु पे हम चर्चा करते हैं। अगला बिंदु है गैर ब्राह्मणों, जो गैर ब्राह्मण भूस्वामी थे उनके संगठन के बारे में। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ठीक है, गैर ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन क्या कहलाता था, ये पुर। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है। बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि गैर ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन है। चलिए, अगले बिंदु पे बात करते हैं। अगला बिंदु है व्यापारियों का संगठन। दोस्तों, व्यापारियों का संगठन कहलाता था नगरम। ठीक है, चलिए, आपको ध्यान क्या क्या रखना है, ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन कहलाता था सभा, गैर ब्राह्मणों भूस्वामियों का संगठन कहलाता था पुर, और व्यापारियों का संगठन कहलाता था नगरम। ध्यान रखना, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो सकता है कि नगरम किसी नगर को कहा जा रहा हो। ऐसा नहीं है, व्यापारियों का संगठन क्या कहलाएगा, नगरम। और ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण सभाएं जो थी उसके बारे में भी आपको अच्छे से डिफरेंस पता होना चाहिए। अंतिम बिंदु इस चैप्टर का है दोस्तों, उस जमाने के आम लोग, यानी उस दौर में आम लोगों का जनजीवन किस प्रकार से होता था, उस बारे में चर्चा की गई है। चलिए देखते हैं। पहले तो उस जमाने के जो आम लोग थे उनके जनजीवन की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो हम देखेंगे नाटकों के विवरणों से जानकारी। यानी किसी दौर में किसी कवि ने नाटक लिखा है तो उस नाटक में जो पात्र होते थे, उनके संवाद होते थे, उससे हमें तत्कालीन सामाजिक स्थिति और आम जनजीवन के बारे में पता चल जाता था। अब उदाहरण के तौर पे हम दोस्तों बात करेंगे कालिदास से। जैसे कालिदास के नाटकों में राजन्य वर्ग तथा ब्राह्मण क्या बोलते हुए दिखाई दिए, संस्कृत। वहीं अन्य वर्ग तथा महिलाएं
इन्हें कौन सी भाषा बोलते हुए दिखाया गया है? प्राकृत। यह सामाजिक विभेद की ओर इशारा करता है। ठीक है। दूसरी बात दोस्तों हम करेंगे, राजन्य वर्ग और अन्य वर्गों के बारे में बात कर ली, साथ ही फाहियान के वर्णन के बारे में हम बात कर लेते हैं। फाहियान छुआछूत का वर्णन करता है। यदि आप लिखना चाहो तो मैं बोलता हूँ, लिख लेना। इसमें जो फाहियान है वह वर्णन करता है कि नगरों में प्रवेश के लिए जो जो नीची जाति समझी जाती थी, उनके लोगों को नगर में प्रवेश की अनुमति वैसे तो थी नहीं, लेकिन यदि नगर में उन्हें प्रवेश करना होता था किसी कार्यवश, तो उन्हें एक लकड़ी साथ में रखनी थी, जिससे वो उस लकड़ी से आवाज करते करते आगे बढ़ते थे, और यह चेतावनी, ये एक संदेश था कि मैं आ गया हूं, तो मेरे से आपको छूना नहीं है। मतलब अपने आप में वो खुद व्यक्ति बताएगा कि मुझे छूना नहीं है, मैं अछूत हूँ। तो इस प्रकार की व्यवस्था उस दौर में होती थी। इस बात का वर्णन देता है हेमसान, नहीं सॉरी, पाहियान। पाहियान जो कि अपने गुप्त काल में आया था, उसका वर्णन है ये। यहाँ पे जो कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ है, जो नाटक है, उसकी एक पैराग्राफ का वर्णन यहाँ पे छोटा सा दिया गया है कि एक मछुआरा है, उसको एक कीमती अंगूठी मिली थी। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी। दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा उस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा, तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी उससे बुरी तरह पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखता है तो बहुत खुश होता है, उसने मछुआरे को इनाम दे दिया। अब इनाम मिला तो पुलिस वाला और द्वारपाल उस मछुआरे के इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ साथ मदिरालय चले जाते हैं। ठीक है, मतलब उस दौर में भी सेलिब्रेशन का अड्डा आज के दौर से मैच खा रहा है। चलिए आगे हम देखें, राजाओं की सेना के बारे में वर्णन दिया गया है। यह वर्णन है अपने हर्षवर्धन की सेना के बारे में, जो कि हर्षचरित के अंदर अंदर अंतर्गत बाण भट्ट ने लिखा है। इसमें लिखा है कि राजा बड़े साजो सामान लेके चलते थे। हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा काम में आने वाली चीजें भी शामिल थी, जिसमें बर्तन और सोने के पायदान, ऐसी चीजें भी शामिल थी। खाने पीने का सामान भी था। इन सारे सामानों के साथ राजा की सेना चलती थी, और इन सामानों को ऊंटों पर या हाथियों पर या ठेले गाड़ियों पर लाद कर चला जाता था। रास्ते में पड़ने वाले गांव को इन जो राजा के सैनिक थे, इनका सत्कार करना पड़ता था, और इन्हें भोजन आदि की सुविधा देनी पड़ती थी। साथ ही जानवरों के लिए चारा भी उसी गांव से उपलब्ध होता था, और लोग राजा से मिलना भी चाहते थे ताकि उसकी समस्या या कोई शिकायत हो तो उसका समाधान निकाला जा सके। पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे, और व्यापारिक काफिलों में जुटे बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। यानी एक विहंगम दृश्य बाणभट्ट प्रस्तुत कर रहा है कि जब राजा की सेना किसी गांव से गुजरती थी, तो उस गांव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता था, इस बारे में इस पैराग्राफ में हमने देखा। साथ ही इस चैप्टर के अंत में दो ये बिंदु हमेशा की तरह, जैसे तिथि क्रम, ये क्या है तिथि क्रम, इसमें बताया गया है कि गुप्त वंश की शुरुआत 1700 साल पहले हुई। हमने तो एग्जैक्टली लिख लिया था इसका। श्रीगुप्त इसका संस्थापक था, और श्रीगुप्त का शासनकाल कब था? 275 ईस्वी। ठीक है। और हमने हर्षवर्धन का शासन भी देखा, 1400 साल पहले का। और हमने एग्जैक्टली इसका राज्याभिषेक कब का देखा था? 601 ईसा पूर्व, और यहाँ से 647 ईस्वी तक इसका, ईसा पूर्व नहीं सॉरी, ईस्वी है ना। और 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन का शासन चला था। आइए दोस्तों, अंत में हम कुछ प्रश्नों पर बात करते हैं, और इस प्रश्नों के साथ ही हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? पहला ऑप्शन है आपके सामने तिलभट्ट, दूसरा बाणभट्ट, तीसरा हरिशेन। तो आगे क्यों जाना जब हरिशेन ही आंसर है। हरिशेन दोस्तों समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के लेखक है, या फिर रचनाकार कह सकते हैं आप इसे। और तिलभट्ट ने इस प्रशस्ति को उत्कीर्ण किया था अशोक स्तंभ पर। बाणभट्ट जो कि अपने हर्षवर्धन के हर्षचरित का लेखक है, और रवि कीर्ति एहोल प्रशस्ति से संबंधित है। एहोल प्रशस्ति, ठीक है, जो कि चालुक्य राजवंश से संबंधित थी। चालुक्यों की राजधानी के बारे में क्वेश्चन है। तो चालुक्यों की राजधानी हमने बहुत अच्छे से देखा था कि एहोल थी। एहोल जो कि कर्नाटक में स्थित है आज के, और भारत की तटीय सीमा के पूर्वी तट पर स्थित है। साथ ही कांचीपुरम का वर्णन मिलता है। तो कांचीपुरम किसकी राजधानी थी?
पल्लवों की थानेश्वर हमने देखा था, वर्धन वंश की राजधानी थी। और नगरम दोस्तों हमने देखा था, यह व्यापारियों का संगठन था। ठीक है? चलिए, इसी के साथ हम अपने इस चैप्टर को समाप्त करते हैं और अगला चैप्टर जो है वो हमारी एनसीईआरटी की इस 6th क्लास की सीरीज का अंतिम चैप्टर होगा। यदि आपको यह सीरीज पसंद आ रही है, तो निश्चित रूप से आपको यह चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।